फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने पीएम चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण 60 एमसीक्यू क्वेश्चन को करवाने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो लोग भी नए आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आप लोगों का सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? किस अनुच्छेद में लिखा है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? मतलब किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? तो मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिया है? तो मूल अधिकार इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, यानी आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार संविधान के किन भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार कहाँ वर्णित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी भाग 3 पार्ट 3 में दिया है। ठीक है, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 को ध्यान दीजिएगा, भाग 3 को भारतीय संविधान ठीक है कि मैग्ना कार्टा ठीक है, मैग्ना कार्टा भाग 3 को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा ठीक है, मैग्ना कार्टा की भी संज्ञा दिया जाता है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया कि भारतीय संविधान में किस भाग को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग उसको बोलेंगे कि भाग 3 को भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई? ठीक है, तो कौन सा देश है जहाँ पे पहली बार मूल अधिकार ठीक है संविधान द्वारा दिया गया है? तो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी अमेरिका में सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई मूल अधिकारों को। और भारत में जो मौलिक अधिकार दिया गया है, भारत में जो मौलिक अधिकारों का वर्णन है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है,
तो अगर ये क्वेश्चन पूछ देते भारतीय संविधान में जो वर्णित मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, किस देश से, तो उसका करेक्ट आंसर होगा अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि, ठीक है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि, क्यों कहलाते हैं? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए, न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय हैं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप हैं, सी, सरलता संशोधनीय है, सरलता संशोधनीय नहीं है, डी, मानव के प्रकृति और अप्रतिदेय अधिकार, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय आकार। तो ये क्यों मौलिक अधिकार कहा जाता है? क्योंकि ऑप्शन डी सही हो जाए, क्योंकि ये मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। मौलिक अधिकार मानव के लिए बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? कितना मूल अधिकार दिया है? पूरा 12 से 35 तक कितना मूल अधिकार, कितने अनुच्छेद दिया? तो इसका आंसर होगा करेक्ट 24। भारतीय संविधान में कुल 24 मूल अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? सो जब संविधान बना था तब भारत के नागरिक को, तब भारत के जो नागरिक थे उनको 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था, ठीक है। 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था जब संविधान बना था। लेकिन कुछ समय बाद, ठीक है, संपत्ति के जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? कितने प्रकार हैं प्राप्त हैं? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है 6, बी है 7, सी है 8 और डी है 9। तो कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं भारतीय नागरिकों को वर्तमान? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार वर्तमान में भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। और अगर ये पूछेगा कि संविधान जिस समय बना था पहले, उस समय कितना मौलिक अधिकार था, तो उस समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकार था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? जो 7 मौलिक अधिकार हैं उनमें संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था। तो वही बोल रहा है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, यानी 44वां संशोधन जो हुआ था 1978 में, उसके द्वारा मौलिक अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में हटाकर, यहाँ से हटा के और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति का अधिकार एक है, देखिए यहाँ पर बोल दिया है कि संपत्ति का अधिकार है, तो कौन सा अधिकार है संपत्ति का अधिकार? तो पहले मौलिक अधिकार था तो यहाँ से हटा दिया गया, ठीक है। अब मौलिक अधिकार नहीं रहा 1978 के बाद, अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है, लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कानूनी अधिकार। देखिए क्वेश्चन, वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, 60 क्वेश्चन है
और एक ही वीडियो से जितना कवर हो सकता है आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में न्यायालयों में कौन सा परिवर्तनीय है? भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन सा परिवर्तनीय है, यानी पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा ऐसा चीज़ है जो भारतीय न्यायालयों में जाके परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मूल अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को न्यायालय में जाकर उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बदलवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व तो है। तो मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व तो किसको है? तो मौलिक इसका करेक्ट आंसर हो गया है ऑप्शन डी। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। देखिएगा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में आप कहीं भी जाकर अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप कहीं पे जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, वो आपका देखा जाएगा जो भी मैटर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ठीक है, अब कौन कौन है जो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है? तो मौलिक अधिकार को, ठीक है, जितने भी मौलिक अधिकार है उसको सस्पेंड कौन कर सकता है? तो आपका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है संसद, सी है राष्ट्रपति और डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट मौलिक अधिकार का ठीक है निलंबन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों के बारे में अंतिम रूप से सुनवाई करने का अधिकार किसको प्राप्त किया है, प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल। ठीक है, मौलिक अधिकारों में मौलिक अधिकार जितने भी भारतीय संविधान में जितने भी मौलिक अधिकार दिए हैं उनमें संशोधन किस प्रकार किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्वारा, बी है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सी है संसद द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में कैसे किया जा सकता है संशोधन मौलिक अधिकारों का? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी संसद द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, जो भारत में भारतीय नागरिकों को जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों को, आप ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। ए बोल रहा है निलंबित नहीं किया जा सकता, ये बोल रहा है निलंबित नहीं किया जा सकता, यानी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी बोल रहा है निलंबित किया जा सकता है, यानी उसको सस्पेंड किया जा सकता है। ऑप्शन सी बोल रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी बोल रहा है किसी भी परिस्थितियों में निलंबित नहीं किया जा सकता, यानी परिस्थिति कोई भी हो, या युद्ध हो रहा हो या इमरजेंसी लगा हो, कुछ भी हो, उसमें मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। और लास्ट ऑप्शन डी बोल रहा है ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है, यानी तीनों गलत है। ठीक है, तो ये आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी सस्पेंड, यानी निलंबित किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिकता में आते हैं? यानी इनमें से कौन से मामले हैं जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी मूल अधिकारों का परिवर्तन। ठीक है, मूल अधिकारों का परिवर्तन उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका देखिए क्या दिया है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए पार्लियामेंट यानी संसद, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी जुडिशरी यानी हो गया आपका न्यायपालिका, और ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका को भारतीय मौलिक अधिकार, ठीक है, मूल अधिकारों का संरक्षण कहा जाता है। मूल अधिकारों का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी न्यायपालिका को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? ठीक है, तो समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ किस, ठीक है, कहाँ से कहाँ अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार, ठीक है, उसको दिया गया है। पहले है 14 में है सामाजिक समानता, 15 में है पहले 14 में है विधि के समक्ष समानता, ठीक है, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। 15 में है सामाजिक समानता, ठीक है, 16 में है अवसर की समानता, 17 में है अस्पृश्यता का अंत, 18 में है, ठीक है, लोक उपाधियों का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 सत्ता पर पूर्ण रूप से नियंत्रण लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए नागरिक अधिकार, ऑप्शन बी आर्थिक अधिकार, ऑप्शन सी सामाजिक अधिकार, ऑप्शन डी राजनीतिक अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नागरिक अधिकार, सिविल राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। मतलब भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा छुआछूत को ख़त्म किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17 द्वारा भारतीय संविधान में छुआछूत का उन्मूलन किया गया, छुआछूत को समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है, ऑप्शन ए धार्मिक समानता, ऑप्शन बी आर्थिक समानता, ऑप्शन सी सामाजिक समानता, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो समानता का अधिकार क्या सुनिश्चित करता है? तो उपयुक्त सभी। इस करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी धार्मिक समानता हो, सभी धर्मों को समान माना जाएगा। आर्थिक समानता हो, सबको एक जो अमीर गरीब हो उसको भी एक समान देखा जाएगा। और सामाजिक समानता मतलब समाज में सभी लोग समान हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण द्वारा आदि
अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, यानी बेसिकली जो जितने भी पद होते हैं, ठीक है, उसको किस किस अनुच्छेद द्वारा दिया जाता है। पद्म भारत भारत रत्न और पद्म विभूषण। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 18 द्वारा उपाधि जो है, भारत में सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न पद्म विभूषण, मतलब जितने भी पहले थे, ठीक है, उन सब उपाधियों को ख़त्म करके बस सरकार द्वारा या राज्य द्वारा उपाधियां जो दी जाती हैं वही बस दी जाएंगी। ठीक है, अनुच्छेद 18 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो भारतीय संविधान में कहाँ से कहाँ तक है वर्णित। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 19 से 22 तक, यानी आर्टिकल 19 से 22 तक दिया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद तो ये बोल रहा है कि भारत का संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी, प्रेस की आज़ादी किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 19, ठीक है, अ में, 19 ए के अ में। ठीक है, अनुच्छेद 19, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद फर्स्ट। ठीक है, अनुच्छेद 19 एक के अ में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं। ठीक है, मतलब भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान में जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता बेसिकली दिया गया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा आप लोगों का। 6 प्रकार स्वतंत्रता में 6 प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। सो अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी, यानी केवल भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19 में वर्णित जितनी भी स्वतंत्रता है वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। ठीक है, अनुच्छेद 21 कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। यानी भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23 से 24। ठीक है, ऑप्शन टी आर्टिकल 23 से 24, यानी अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। ठीक है, यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24, यानी अनुच्छेद
24 बच्चों के शोषण के विरुद्ध दिया गया है अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितनी आयु के बालक यानी लड़कों को किसी खान अथवा संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध है, मतलब कितने साल के बच्चों को नहीं लगाया जा सकता है। सो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, यानी 14 वर्ष से कम। 14 वर्ष से अगर कम रहेगा लड़का या लड़की कोई भी रहेगा, ठीक है, उनको काम पे या संकट में जो है जगह वहाँ पे काम पर नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, अगर कोई रखता है आप जाके केस करेंगे तो उसको मिलेगी। ठीक है, सजा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि 60 क्वेश्चन है और इसमें आपके जितने भी मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, और मौलिक कर्तव्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आपका पूरा इसमें दिया गया है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए पेशेंस बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी नागरिक, किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है। यानी भारतीय संविधान के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे सबसे पहले सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है। तो इसका क्या कब करना होता है, कितने समय बाद? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। यानी अगर आपको किसी ने गिरफ्तार किया, ठीक है, अगर आपको पुलिस ने किसी संबंध में गिरफ्तार किया तो आपको 24 घंटे के अंदर, ठीक है, कोर्ट में पेश किया जाएगा। ठीक है, किसी भी मजिस्ट्रेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? मतलब भारतीय अनुच्छेद, किस भारतीय अनुच्छेद में यह कहा गया है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा? अगर आपने मान लीजिए कोई अपराध कर दिया है तो उस अपराध के लिए आपको केवल एक बार दंड दिया जा सकता है, बार बार नहीं। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 20, यानी आर्टिकल 20 में कहा गया है कि एक व्यक्ति को एक बार से एक अपराध के लिए बस एक बार ही दंडित किया जा सकता है, बार बार नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी अनुच्छेद 25 से 28, आर्टिकल 25 से 28, ठीक है, में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी शिक्षा की संस्थाओं, अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 व 30। अनुच्छेद 29 और 30 आर्टिकल 29 और 30 के द्वारा, ठीक है, जो अल्पसंख्यक भारत में अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको अपनी संस्कृति से संरक्षण और अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है?
सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और संविधान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को, ठीक है, संविधान की आत्मा कहा, संविधान की आत्मा की संज्ञा दी। यानी अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा था? तो B.R. अम्बेडकर जी ने। और जो भारतीय संविधान की आत्मा है, ठीक है, वो प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि अनुच्छेद 32 को, ठीक है, अनुच्छेद 32 को किसने आत्मा कहा? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने। ठीक है, ये आप कन्फ्यूजन होगा उसको निकाल दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों में से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी। ठीक है, यहाँ देखिए आ गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? सो क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसको संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दिया है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? ठीक है, तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो रीट, समादेश। ठीक है, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार में न्यायालयों द्वारा 5 प्रकार के रीट, ठीक है, 5 प्रकार के रीट न्यायालय जारी कर सकते हैं। तो अगर पूछ दे कि संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के में कितने प्रकार के रीट दिए गए हैं, तो 5 प्रकार के रीट जो न्यायालय है वो जारी कर सकता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसमें से कौन रीट है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका यानी रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी परमादेश। ठीक है, परमादेश जो रीट होता है जब किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है तो वो हमेशा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय को जारी किया जाता है कि हम आदेश देते हैं कि आपने ये काम किस अधिकार से किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेषण निम्नलिखित उत्प्रेक्षण रीति निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? ठीक है, तो ये है, ऑप्शन देख लीजिए, ए आधिकारिकता का अभाव या आधिकारिकता से बाहर किए गए कार्य के लिए, यानी कोई व्यक्ति है जो अपने अधिकार, कोई भी कार्य उसके अधिकार में नहीं है, फिर भी वो काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि जो ग्राम प्रधान वाला है, इसमें अगर कोई महिला रहती है ग्राम प्रधान निर्वाचित, और उसका पति प्रधान बन के गाँव में काम करता है,
तो उसको तो अधिकार नहीं है। ग्राम प्रधान मतलब प्रधान उस गांव की उसकी पत्नी है, ठीक है, पर फिर भी वो ग्राम प्रधान उस अधिकार न रहने के बावजूद वो प्रधान की भूमिका निभा रहा है। तो ये ऑप्शन ये बोल रहा है कि किसी आधिकारिकता का अभाव या अधिकारिकता से बाहर किए गए कार्य के लिए, तो उस कार्य के लिए वो रीट जारी किया जा सकता है। ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन बी, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अधिक्रमण होने पर, ठीक है। नेक्स्ट है अभिलेख प्रत्यक्षतः प्रकट विविध त्रुटि के आधार पे। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी, यानी जितना भी ये तीनों दिया गया है इस आधार पे ये उत्प्रेषण रीट, ठीक है, उत्प्रेषण रीट जारी किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? जो संपत्ति का अधिकार था उसको मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद में रखा गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 300 क, ठीक है, अनुच्छेद 300 क में रखा गया, कानूनी अधिकार बना के, ठीक है, मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, पार्ट 4 यानी भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया गया है, ठीक है, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश किसके द्वारा किया है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्वों द्वारा, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक, ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? यानी संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है उसके पीछे क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, ऑप्शन देखिए, पहला दिया है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए, उसका उद्देश्य है भारत में कि राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना, ए वाला ऑप्शन ये बोल रहा है। बी वाला बोल रहा है सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। सी वाला बोल रहा है सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। ऑप्शन डी बोल रहा है गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, यानी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो, इसके लिए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। इस उद्देश्य से, किस उद्देश्य से? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के उद्देश्य से। आंसर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस आधार पर
किस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो राज्य के किस बात पर निर्भर करता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, ठीक है, क्रियान्वित किया जाएगा। तो देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन ए है स्वतंत्र न्यायपालिका पर, मतलब अगर स्वतंत्र न्यायपालिका रहेगा तब इसको लागू किया जाएगा। ऑप्शन बी राष्ट्रपति की इच्छा पर, कि राष्ट्रपति की इच्छा है कि वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करेंगे। ऑप्शन सी सशक्त विपक्ष पर। ऑप्शन डी बोल रहा है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। तो नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन किस आधार पर, किस पर निर्भर करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर, ठीक है। सरकार के पास उपलब्ध, ये उसमें बोला गया है कि अगर सरकार के पास संसाधन उपलब्ध हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जितना भी उसमें बोला गया है उन सबको सरकार कर सकती है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? यानी भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया गया है उसका महत्व किसके लिए है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए बोल रहा है नागरिक, यानी नागरिक के लिए। ऑप्शन बी बोल रहा है राज्य के लिए। ऑप्शन सी बोल रहा है समाज के लिए। ऑप्शन डी बोल रहा है संघ के लिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपका सही राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी राज्य के लिए। इसीलिए तो बोला गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी जो इसमें दिया गया है वो किसके लिए महत्व है? राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, यानी स्टेट, राज्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच में कौन सा कथन सही है? सो देखिए ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए बोल रहा है वे एक दूसरे के पूरक हैं। ऑप्शन बी बोल रहा है वे परस्पर विरोधी हैं। ऑप्शन सी बोल रहा है वे उन दोनों में से कोई अंतर नहीं। ऑप्शन डी बोल रहा है वो दोनों वाग्य योग्य हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वे एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वे एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? सो इसका करेक्ट आंसर है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51 क, ठीक है। 51 ए में, अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। वीडियो बहुत ही लंबा हो गया तो इसको अंत तक देखिए, जितना भी इसमें आपका क्वेश्चन है पूरा क्वेश्चन इसमें कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों के अध्याय को जोड़ा गया है? ठीक है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? सो मूल कर्तव्य का जो है वो किस भाग में दिया गया है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर, यानी भाग 4 के क, यानी पार्ट 4 के ए में मूल कर्तव्य दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी मूल कर्तव्य बेसिकली किस देश से लिया गया है? तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी सोवियत संघ या सोवियत रूस, ठीक है। सोवियत संघ या रूस दिया होगा वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? यानी किस कमेटी के द्वारा 1976 में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया था? सो ऑप्शन डी सही हो जाएगा,
ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी, यानी स्वर्ण सिंह समिति द्वारा ने मूल कर्तव्य को 1976 में जोड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। ठीक है, तो जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, यानी जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था भारतीय संविधान में 1976 में, तब मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, यानी वर्तमान समय में, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी है। सो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, यानी वर्तमान में कुल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी 11 है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को, यानी जो मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करते हैं उसको क्या किया जाता है। ऑप्शन दिया है दंड देने की व्यवस्था है, ऑप्शन बी बोल रहा है दंड देने की व्यवस्था नहीं है, ऑप्शन सी बोल रहा है कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, ऑप्शन डी बोल रहा है अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी दंड देने की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई मूल कर्तव्य को नहीं निभा रहा है, अपने मूल कर्तव्यों की अवहेलना कर रहा है, तो उसको दंड नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए।